नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा रणदीप उपकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके सामने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा अभिरुचि की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला का आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लाया हूँ। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रीड करना। ये प्रश्न आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत अहम रहेंगे। हाँ, तो देखिए, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और हर बच्चों के साथ इस प्रकार से ऐसा लगता है, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है तो ऐसे लगता है कि मानो हमें कुछ याद नहीं है, हम सब भूल रहे हैं। तो ये जो होता है वो सबके साथ होता है, किसी एक बच्चे के साथ नहीं होता। तो इस प्रकार हमें डरना नहीं है कि हमें कुछ याद नहीं है। आप हमेशा ये सोच रखो कि हमें सब कुछ याद है, हमने जितना पढ़ा है वो सब हम पर आता है। इस माइंड सेट के साथ परीक्षा हॉल में जाइए। हारना नहीं है, हम अच्छा करेंगे, हमने मेहनत की है और हम अंत में जीत जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपका समय ख़राब न करते हुए इन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करता हूँ। अपन पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का क्या आधार है? विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मतलब है एक शिक्षक और छात्रों के मध्य जो संप्रेषण कार्य होता है, तो वो जो संप्रेषण होता है तो वो किसके शिक्षक और छात्रों के मध्य क्या आधार होता है? शिक्षा आधार होती है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिक्षा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, आंशिक सत्य है, असत्य है या सत्य है। तो देखो, सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है वो छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन सत्य है। क्या हो जाएगा आंसर? इसमें जो आंसर है वो सत्य हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है, जब आप ट्रेनिंग करोगे, आप STC करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको कॉलेज में सूक्ष्म शिक्षण कराया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। तो मान के चलो, अपन एक अध्यापक हैं और अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं। तो परंपरागत विधि से पढ़ाने में क्या वह चिंतन करने की जो आवश्यकता है वो होती है कि नहीं रहती है? तो इस पर अपन जो आंसर होगा इसका वो होगा प्राय नहीं। क्या होगा? B नंबर हो जाएगा, प्राय नहीं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? एक शिक्षक है और वह अपने साथियों यानी अपने सहकर्मियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा? नकारात्मक व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। आलोचनात्मक व्यवहार करेगा? ऐसा भी नहीं करेगा। सहयोगात्मक व्यवहार, रचनात्मक व्यवहार। तो देखो, एक शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ जो कैसा व्यवहार होना चाहिए? वो सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। सही है इसमें।
अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, जब मान के चलो एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु प्रवेश करता है तो वो किस बात का ध्यान रखेगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहेगा? नहीं। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा ऐसा कहेगा? नहीं। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षण में शिक्षण कार्य करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न है अपना, वह है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो कह नहीं सकते। और हाँ, तो देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को लिए प्रेरित करेंगे यदि वह स्वेच्छा से सहमत हो जाए तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। तो देखो, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, तो शिक्षण जो कार्य होता है वो किस किस के मध्य होता है? छात्र और शिक्षक के मध्य होता है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपके मतानुसार कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा का जो संप्रेषण है वो किस प्रकार का होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। सी आंसर है इसमें। यानी कक्षा का जो संप्रेषण है रोचक होगा, तभी एक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो सफल हो पाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी का प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है, असत्य है? तो देखो, एक बार इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। बिल्कुल सही है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कम कमा सकता हूँ? नहीं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो देखिए, यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इनमें से किस प्रकार के अपने विचार रखते हो? शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि को छात्रों में विकसित किया जा सकता है। कल्पना शक्ति को, स्वान्वेषण की क्षमता को, चिंतन की प्रवृत्ति को। तो मस्तिष्क आंदोलित करने की जो विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है? स्वान्वेषण की क्षमता को, यानी छात्र स्वयं अन्वेषण करके, खोज करके सीखने की जो क्षमता है वो उसमें विकसित की जा सकती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। देखो, समाज एक बड़ा है और विद्यालय भी
समाज का ही क्या है, एक छोटा रूप है। तो ये वाक्य है, ये पूरी तरह सत्य है। सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। स्कूल से बाहर एक अध्यापक है, वो स्कूल से बाहर अपने छात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा। या अजनबी की तरह बात करेगा, नहीं करेगा, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या ऐसा व्यवहार करेगा, ये भी नहीं हो सकता, बहुत गंभीर होकर और मित्रों की तरह। तो देखो, एक अध्यापक है, अपने छात्रों से जो स्कूल के बाहर का जो उनका जो व्यवहार रहता है वो कैसा होगा, बहुत गंभीर होकर। कैसा व्यवहार करेंगे, बहुत गंभीर होकर। सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है, विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखो, विद्यालय में हमें सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बातें हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूँगा, ट्यूशन कराऊँगा, पुस्तकें लिखूँगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा। तो शिक्षण व्यवसाय को यदि अपनी आमदनी का स्रोत बनाना है, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त आमदनी को बढ़ाना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, एक शिक्षक होने के नाते वो पुस्तक लिखने का कार्य करेंगे। सी आंसर उसमें हो जाएगा। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित। देखो, शिक्षा को यदि सार्थक बनाना है तो शिक्षा कब सार्थक हो सकती है, जब वह छात्र केंद्रित हो, यानी छात्र को केंद्र मान करके शिक्षा प्रदान की जाए, तो ही वह शिक्षा सार्थक हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करें, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन माना जाता है, चेतना उत्पन्न करने का साधन माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, व्यक्तित्व निर्माण का साधन माना जाता है। तो इसमें देखो, व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, इसमें जो आंसर है वो सटीक आंसर है, वो हो जाएगा डी, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है अपना, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, बिल्कुल सत्य है। यानी अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही व्यावसायिक प्रतिबद्धता में हमें सफलता मिलेगी। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं, बच्चों